लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। जरा सोचिए एक पल के लिए, आपने जिंदगी भर के पैसे बचाए, अपने पैसे, माँ बाप की सेविंग्स लगाई, शायद किसी रिश्तेदार से लाखों का उधार लिया, ये जानते हुए कि वो आपको जिंदगी भर ये ताना देंगे कि तेरे घर के लिए लाखों रुपए उधार दिया था मैंने। फिर भी आप ये सब करते हैं सिर्फ एक घर के लिए, अपने सपने के लिए, और वो सारा पैसा एक दिन किसी बिल्डर के ऑफिस में जाकर आप जमा कर देते हैं और साइन भी कराते हैं। और फिर क्या होता है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। साल गुजरते गए, जहां हाई राइज बिल्डिंग खड़ा होना था वहां फ्लोर्स भी नहीं उठते हैं, फ्लोर्स छोड़िए वॉल भी नहीं बने। और वो बिल्डर जो रोज आपको घाटे का बहाना देता है, किसी लूप होल्स के बारे में बताता है, किसी सरकारी अटकले के बारे में आपको झांसा देता है, वो आपके दिए पैसे से अपनी ही सैलरी बढ़ाता जा रहा है हर साल, हर महीने, जबकि आपका घर जमीन पर एक खाली प्लॉट बनकर रह गया है। आपके सपने का घर बस एक सपना रह गया। यही है जेपी इंफ्राटेक की कहानी, और यही है मनोज गौर की कहानी। और उससे भी बढ़कर यह कहानी है उन 25,000 लोगों की जिन्हें अपना घर का सपना दिखाकर लूट लिया गया, उनसे जिंदगी भर की कमाई भी ले ली गई, और घर तो मिला ही नहीं। पर सवाल यह है कि 25,000 लोगों को बिल्डर ने चुना, लगाया तो लगाया कैसे? उनके पैसों का क्या हुआ? अगर घर नहीं बना तो उन पैसों का क्या हुआ? और जिसने चुना लगाया उस बिल्डर का अब क्या होगा? आइए वो पूरी कहानी आपको डिटेल में बताते हैं, ताकि सपनों के घर के नाम पर आप किसी फ्रॉड में न फंस जाएं। साल था 1979। एक सिविल इंजीनियर जयप्रकाश गौर ने सरकारी नौकरी छोड़ी और उत्तर प्रदेश के पहाड़ों में ठेके लेने शुरू कर दिए। हिमालयन डैम्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट, वहां के रोड्स और भी बहुत कुछ। धीरे धीरे यह आदमी बड़ा होता गया। फिर सीमेंट आई, फिर हाइड्रो पावर आई, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर आई। 2000 तक जेपी ग्रुप एक एम्पायर बन चुका था। और फिर आई रियल एस्टेट। एनसीआर यानी दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में उस वक्त एक बुखार चल रहा था। डीएनडी फ्लाईवे बन चुका था, आईटी कंपनीज आ रही थी, हर कोई ड्रीम होम का सपना देख रहा था, और बिल्डर्स वो सपने को बेच रहे थे बड़े आराम से। 2003 में जेपी ग्रुप को यमुना एक्सप्रेसवे का भी कंसेशन मिला, 165 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे, और साथ में मिला 25 मिलियन स्क्वायर मीटर्स की जमीन डेवलप करने का हक। यहीं से कहानी असल में शुरू होती है। मनोज गौर जयप्रकाश गौर के भतीजे जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड यानी JIL के CMD बने, और उन्होंने लॉन्च किए 2 मेगा प्रोजेक्ट। पहला जेपी विजडम नोएडा में, और दूसरा जेपी ग्रीन ग्रेटर नोएडा में। उस वक्त के ब्रोचर ने एक हाई क्लास लिविंग स्टैंडर्ड का सपना दिखाया। गोल्फ कोर्सेज, स्विमिंग पूल्स, क्लब हाउसेज, ट्री लाइंड एवेन्यूज, कुल मिलाकर वर्ल्ड क्लास लिविंग का एक प्रॉमिस किया गया, जिसे देखकर लाखों की संख्या में लोग देखने के लिए आए कि उनके सपनों का घर कैसा होगा। मिडिल क्लास फैमिलीज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, टीचर्स और डॉक्टर्स, वो लोग जो पूरी जिंदगी सेविंग करते हैं एक घर के लिए, एक अपर मिडिल क्लास जो लोग होते हैं, सपने के घर के लिए, जहां वो अपनी पूरी जिंदगी बिताएंगे। आगे 2009 से लेकर 2017 तक 25,000 से ज्यादा बायर्स ने पैसे जमा किए, कुल मिलाकर 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। समझ रहे हैं ना? 33,000 करोड़। एक पल के लिए रुकिए और इस नंबर को फील कीजिए। गोवा एक राज्य है, वहां के साल भर के बजट से भी ज्यादा पैसा। मतलब इतने पैसों से सपनों का घर नहीं, महल बन सकता था। और ये आज की तारीख का आंकड़ा नहीं है, आज से बहुत पहले का है। लेकिन अंदर क्या हो रहा था? ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच में जो सामने आया वो किसी थ्रिलर से कम नहीं है। जो पैसा बायर से लिया जा रहा था वो कंस्ट्रक्शन में नहीं जा रहा था, वो क्वाइटली, सिस्टमेटिकली, लेयर बाय लेयर कहीं और भेजा जा रहा था, किसी और प्रोजेक्ट में। कहां? ये भी सुनिए।
125.5 करोड़ रुपए गए जेपी सेवा संस्थान को, एक ट्रस्ट जिसके मैनेजिंग ट्रस्टी खुद कौन थे, मनोज गौर। 430 करोड़ रुपए गए जेपी हेल्थ केयर एलटीडी को, और 430 करोड़ रुपए गए जेपी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल को। 4166 करोड़ रुपए यमुना एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट में डाल दिए गए, और इन सब के बाद भी अकाउंट बुक्स में 11,829 करोड़ का मिसमैच्ड एक्सपेंडिचर मिला। यानी पैसा तो गया, लेकिन कहां, कोई साफ जवाब था ही नहीं। और इस सब के बीच मनोज गौर की तनख्वाह 2009 से 2022 के बीच उन्होंने खुद 48 करोड़ रुपए सैलरी के रूप में लिए, वो भी तब जब कंपनी डूब रही थी, प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे। और FY 2025 में जब जयप्रकाश एसोसिएट्स को 4,933 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, उसी साल गौर की सैलरी 400% बढ़ाई गई। अब ये आयरनी है या ऑडेसिटी, आप खुद तय कीजिए कि एक तरफ कंपनी घाटे में जा रहा है, लेकिन आपका खर्चा बढ़ते जा रहा है और आपको सैलरी मिल रही है वो भी 400% बढ़ के। बाकी ये तो हुई पैसों की बात। उन बिल्डिंगों का क्या हुआ जो आम लोगों के लिए बनने वाली थी? इतने करोड़ का मान लीजिए घोटाला हो गया, फिर भी आधे पैसे बचे हुए, क्या हुआ? वापस चलते हैं इसके लिए 2017 में, आज से लगभग 8-9 साल पहले 159 टावर प्रपोज हुए थे, यानी 159। उनमें से 97 टावर्स अधूरे पड़े थे, यानी ऑलमोस्ट 60%। और बायर्स वो पिलर टू पोस्ट दौड़ रहे थे जिन्होंने पैसा दिया था, कभी कोर्ट्स में, कभी गवर्नमेंट के ऑफिसेज में, कभी कंज्यूमर फोरम में, कि साहब दिलवा दो हमें हमारा सपने का घर, या फिर पैसा ही वापस दिलवा दो यार। खैर, इतना कुछ होने के बाद IDBI बैंक ने इंसॉल्वेंसी पिटीशन दायर की। यह तब होता है जब कोई इंडिविजुअल या कंपनी अपना डेट चुकाने में, यानी कि कर्ज चुकाने में इनकेपेबल हो जाती है। इस पिटीशन के बाद अगस्त 9, 2017 को जेपी इंफ्राटेक ऑफिशियली इंसॉल्वेंसी में चली गई, यानी वो एक तरह से कंगाल बन गए। लेकिन बायर्स को रिलीफ मिली? वो तो अभी नहीं मिली थी। अब इन 25,000 बायर्स की कहानियां सुनिए। एक कपल था, दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। 2011 में फ्लैट बुक किया, पोजीशन डेट थी 2015, यानी कि 11 में किए, 4 साल बाद उनका सपनों का जो घर है वो बन के तैयार हो जाएगा। 2015 आई, चली गई। 2017 आया, वो भी चला गया, कुछ नहीं हुआ। फिक्स जो डेट था उसके आगे भी 2 साल निकल गया, लेकिन कुछ नहीं। 2020 में बच्चे उनके स्कूल जाने लगे, किराए के घर बदलते रहे। 2024 तक 13 साल बाद भी वो अभी भी वेट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। किसी ने अपनी वेडिंग पोस्टपोन की क्योंकि घर नहीं मिला, किसी ने पेरेंट्स की पूरी रिटायरमेंट सेविंग लगा दी सिर्फ एक घर के लिए, लेकिन मिला कुछ नहीं। अब लोगों को पैसों की तकलीफ तो होती ही है, लेकिन उस इंसल्ट की तकलीफ और भी गहरी होती है जब आप जानते हो कि आपके पैसे किसी और की लग्जरी में फंड हो रहे हैं। मतलब पैसे आपने दिए, उस पे अय्यासी गौर साहब कर रहे हैं। अब जब इतना कुछ हुआ तो सरकार ने क्या किया? मतलब आप समझिए कि ऐसा तो है नहीं किसी के 1000-2000 या मान लीजिए करोड़ 2 करोड़ इधर से उधर हो गए कि भाई 1-2 करोड़ के मामले में सरकार क्या करेगी। यहां 33,000 करोड़ का मामला है। गोवा छोटे स्टेट्स में आता है, लेकिन वहां की भी साल भर की आज की तारीख में भी बजट 33,000 करोड़ नहीं है। तो सरकार ने कुछ तो किया होगा, उनकी एजेंसी ने क्या किया? तो देखिए, पैसों का इतना बड़ा घोटाला होने के बाद ईडी चुप तो नहीं बैठी। 2018 में PMLA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच शुरू हुई। डॉक्यूमेंट्स खंगाले गए, बैंक अकाउंट्स ट्रेस हुए, ट्रांजैक्शन की लेयर्स उठाई गई, और फिर आया 23 मई 2025। ईडी ने रेड्स मारी, जहां से उनको 1 करोड़ 70 लाख कैश बरामद हुए। मतलब आपके और मेरे लिए ये अमाउंट बड़ा हो सकता है, लेकिन जो घोटाला यहां पे जितने बड़े अमाउंट की बात हो रही है 33,000 करोड़, वहां ये 1 करोड़ कोई मायने नहीं रखता है। खैर, बरामद हुआ 1 करोड़ रुपया, उससे कुछ ज्यादा। क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स भी सीज हुए और पूरे केस की पजल एक नई शेप लेने लगी। फिर आया नवंबर 13, 2025। मनोज गौर, जो कभी जेपी एम्पायर के चेहरे थे, जो गोल्फ कोर्सेस और एक्सप्रेस वे के इनॉग्रेशन में मुस्कुराते थे, खड़े रहते थे, रिबन काटते थे, उन्हें ईडी ने अरेस्ट कर लिया। 14,000
599 करोड़ के एलिस्ट मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। यानी कि इतना पैसा तो इन्होंने भाई साहब इधर से उधर कर दिया इलीगली, इसी को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। इसी साल जनवरी 2026 में इसी साल चार्जशीट फाइल हुई, लेकिन 24 जनवरी को 2026 इंटरिम बेल भी मिल गई उन्हें। मां की बीमारी का हवाला देकर उन्हें बेल मिल गई। लेकिन फरवरी 16 2026 को पटियाला हाउस कोर्ट ने, यानी कि इसी महीने, वहां के जज धीरेन्द्र राणा ने बेल रिजेक्ट कर दी। कोर्ट ने क्या कहा, वो वर्ड्स ध्यान से सुनिए। अगर आप भी इस प्रोजेक्ट से कहीं ना कहीं जुड़े हुए, आपका पैसा लगा है, डूबा है, तो आप तो जरूर सुनिएगा। कोर्ट ने कहा, हजारों होम बायर्स पिलर टू पोस्ट दौड़ रहे हैं, जबकि गौर ने उन्हीं पैसों का फायदा उठाया। एक बात और थी, पीएमएलए की सेक्शन 45 के ट्विन कंडीशन जो बेल के लिए बहुत जरूरी है, गौर उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाए। कोर्ट को डर था कि बाहर आने पर एविडेंस टेम्पर हो सकता है, विटनेस को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, डर जायज भी है। तो अब इसके बाद क्या हुआ और आगे क्या होगा? फरवरी 19 2026, कुछ दिन पहले गुजरी है यह तारीख। उस दिन मनोज गौर ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया, वही तिहाड़ जहां देश के बहुत से बड़े बड़े क्रिमिनल्स रहते हैं। लेकिन क्या वो अब हमेशा के लिए जेल में रहेंगे? क्या वो जेल के ही हो गए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा मत सोचिएगा। बड़े लोग हैं ये लोग। एक दिन बाद ही, यानी कि 20 फरवरी को ही दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया। उसके मुताबिक अब गौर की रेगुलर बेल और इंटरिम बेल प्ली पर सुनवाई होगी। 26 फरवरी को इंटरिम बेल के लिए और अप्रैल 27 को रेगुलर बेल के लिए। इसका मतलब है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। 25,000 लोगों के लिए कोई रिलीफ नहीं आया है, ना ही पैसे से, ना ही सुकून से। एक तरफ आम लोगों को एक दशक से न्याय नहीं मिल रहा है। जब उनकी बारी आती है तो तारीख खिसक जाती है, जज छुट्टी पर होते हैं या कोई हड़ताल हो जाता है। लेकिन जो साहब हजारों करोड़ का घोटाला कर रहे हैं, उनके बेल प्लीट की तारीख तुरंत आ रही है। अभी फरवरी में ही इंटरिम बेल के लिए, फिर अप्रैल में रेगुलर बेल के लिए। नो ऑफेंस, लेकिन इंडिया में पैसा ही बोलता है। खैर, बात करते हैं उस रेजुलेशन की जो आई, लेकिन बहुत देर से। फिर भी आई, जो भी आई, बहुत कम। सुरक्षा ग्रुप ने 2023 में एनसीएलटी अप्रूवल लेकर जेपी इंफ्राटेक का टेक ओवर किया। 2024 में ऑफिशियली चार्ज लिया। उन्होंने 250 करोड़ रुपए इंजेक्ट किए, 3000 करोड़ का लोन अरेंज किया और कहा, हम 6000 यूनिट कंप्लीट कर देंगे। 6000 यूनिट्स कंप्लीट भी हुई, लेकिन बायर्स तो 25,000 हैं और 97 टावर अधूरे थे। इसलिए एनसीएलटी ने एक 2 सदस्यीय पैनल बिठाई है प्रोग्रेस देखने के लिए। तो जो लोग 2009 से वेट कर रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे लोग अभी वेट कर रहे हैं और उनको वेट करना ही पड़ेगा। आज भी 2026 में आप जोड़ लीजिए, 2009 से लेकर 26 तक कितने साल बीत गए, ना ही उन्हें पैसा मिला, नहीं घर। और ये सिर्फ जेपी की कहानी नहीं है, आम्रपाली के प्रोजेक्ट्स में भी 2000 करोड़ से ज्यादा डाइवर्ट हुए। सुप्रीम कोर्ट को खुद इंटरवेन करना पड़ा था। यूनिटेक ने भी बायर्स के साथ फ्रॉड किया, मामला आईबीसी में उलझा है। सुपरटेक का भी यही हाल है, सीबीआई प्रोब्स और बैंक नेक्सस। देखा जाए तो एनसीआर के रियल एस्टेट एक ऐसी जगह बन गई है जहां आम आदमी का सपना और उसकी सेविंग्स दोनों बिक जाते थे और बिल्डर्स वो लग्जरी में रहते थे। गुड़गांव की भी एक कहानी आपको याद होगी कि फंडिंग उठाकर भाई साहब अपना ही महंगे महंगे गोल्फ सेट और पता नहीं क्या क्या खरीद रहे थे और अपनी अय्यासियों पर पैसा उड़ा रहे थे, लेकिन उनको बिजनेस करने के लिए पैसा मिला था। तो ऐसे ही लोगों को देखते हुए रियल एस्टेट में 2016 में रेरा आया था, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। इसने कहा अब एस्क्रो अकाउंट्स मैंडेटरी हैं। बायर्स का पैसा सिर्फ उसी प्रोजेक्ट में लगेगा जिसके लिए उन्होंने पैसा दिया है। डिलीवरीज डिलेड हुई तो पेनाल्टी होगी। लेकिन जेपी का पूरा फ्रॉड 2009 से 2017 के बीच का है, यानी प्री रेरा एरा।
हालांकि रेरा भी आम लोगों के लिए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है इसके बारे में, वो खुद कह रहे हैं रेरा अथॉरिटीज कहीं कहीं बायस से ज्यादा बिल्डर्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं। सिस्टम को रीस्ट्रक्चर करना होगा, यानी रिफॉर्म आए हैं लेकिन काम अभी भी बाकी है। वैसे भी आपको पता ही है, भारत में कोई भी सिस्टम हो, कोई भी मशीनरी हो, काम उन्हीं के लिए करती है जिनके पास पैसा है। आपको यकीन ना हो तो आप खुद हालात देख लीजिए इन दिनों। एक आम आदमी से अगर, जो गरीब आदमी, उनसे अगर एक्सीडेंट हो जाए तो उनको तुरंत जेल होती, उनकी तारीख खिंचती रहती। लेकिन अगर किसी बड़े घर के आदमी, किसी बड़े घर के बच्चे से एक्सीडेंट हो जाए तो वो बहुत जल्दी छूट जाते हैं, किसी न किसी बहाना लिख के। आजकल तो ऐसे पे ही छूट जाते हैं। तो गलती दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन दोनों के लिए न्याय प्रक्रिया ना अलग है। एक के लिए डिलेड तो एक के लिए फास्ट। तो हमारी देश की मशीनरी ऐसे काम करती है। बाकी अब सवाल है कि हजारों करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले मनोज गौर का क्या होगा। फिलहाल तो वो तिहाड़ में हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में अपील भी है। पीएमएलए के अंदर चार्जेस हैं, 11 एफआईआर हैं, उन पे चार्जशीट है, बेल की तैयारी लेकिन फिर भी पूरी है। हालांकि पीएमएलए के केसेस में बेल मिलना बहुत मुश्किल होता है। कोर्ट्स को दिखाना होता है कि आरोपी गिल्टी नहीं है। ये यहाँ पर बर्डन जो है उल्टा आरोपी पर होता है। हाँ, कोर्ट में आपने अक्सर एक कहावत सुनी होगी, इनोसेंट अंटिल गिल्टी, यानी कि आप तब तक बेगुनाह है जब तक कि आप पर आरोप साबित नहीं होते। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केसेज में इसका उल्टा होता है। यहाँ पर कहावत पूरी पलट जाती है। यहाँ पर यह कहा जाता है कि गिल्टिल अंटिल प्रूवेन, यानी कि जब तक ये साबित नहीं होता कि आप निर्दोष है तब तक तो आप के ऊपर जो आरोप लगा है उसे ही सही माना जाएगा। तो यहाँ आरोपी को ये प्रूव करना होता है कि भाई हम इसमें नहीं हैं। उनके वकील ये सब कुछ करते हैं, सारे सबूत जुटाए जाते हैं। तो इस वाले जो मामले में है बेल थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अब आगे जाकर पता चलेगा कि बड़े लोगों के केसेज में क्या होता है। इसलिए देखा जाए तो यहाँ जो इस केस में है सेक्शन 45 की जो ट्विन कंडीशन है इतनी कड़ी है, इस वजह से ही शायद मुश्किल आ सकती है। अगर बेल नहीं मिली तो ट्रायल चलेगी, एविडेंस प्रेजेंट होगा और 14,599 करोड़ का सवाल कोर्ट में खुलकर सबके सामने आएगा। अभी तो बस आरोप है ना, जब इसमें ट्रायल होगी तो और भी कई चीज़ें निकल कर आएंगी, क्योंकि वो ट्रायल में ऐसा होता है कि आमने सामने के पक्ष जो है वो सारे सबूत खोल के रखते हैं, एक दूसरे को आरोपी बनाने के लिए और एक अपने मुवक्किल को बचाने के लिए। तो खुल के सारी चीज़ें सामने आती है तो दुनिया के सामने भी आती है। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि अंदर ही अंदर है, मामला इधर ही सलट गया तो वो सब चीज़ कभी बाहर ही नहीं आएगी। तो ट्रायल में बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आती है। और अगर कन्विक्शन हुई, यानी कि वो दोषी साबित होते हैं, तो पीएमएलए में सजा हो सकती है उन्हें। मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस में 3 साल में कम से कम 3 साल या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल तक का, प्लस अटैच्ड प्रॉपर्टी भी जो है वो रिटर्न होगी। लेकिन ये सब कुछ मैं ये बता रहा हूं, ऐसा नहीं बता रहा हूं कि ऐसा ही होगा। आगे क्या क्या हो सकता है उसकी संभावनाएं बता रहा हूं, तो आप ये मत समझिएगा कि यही होगा। बाकी जो कुछ भी होगा वो आने वाले समय में कोर्ट में तय होगा कि क्या क्या होगा इस केस में। तो आप अपनी नजरें बना के रखिएगा। गैंगस्टर वैंगस्टर और इन सभी से हटकर एक अलग क्राइम है ये, जो बड़े बड़े व्हाइट कॉलर वाले लोग करते हैं, जिनका पूरे दुनिया में बहुत इज्जत होता है, वो लोग भी क्राइम करते हैं। इस तरह का केस है ये। तो अगर वो गिल्टी प्रूवन होते हैं तभी उनको सजा होगी, नहीं तो वो आज़ाद ही हैं। तो बाकी चीज़ें तो कोर्ट में साबित होगी। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि जेल होगा या नहीं होगा। अगर उन्होंने फाइनेंशियल क्राइम किया है तो सजा तो मिलनी ही चाहिए, वो एक अलग मैटर है। गलती की तो सजा मिलेगी ही, लेकिन उससे आम लोगों का पैसा थोड़ी वापस मिलेगा। अब सोचिए ना, अगला बंदा जेल चला जाएगा तो एक सुकून मिल सकता है कि भाई मेरे साथ गलत किया, उसको जेल हो गया। लेकिन इनका जो पैसा डूबा है वो तो उनके जेल जाने से नहीं आएगा, उसके लिए तो मशीनरी को काम करना होगा, उनसे पैसा निकलवाना होगा। इसलिए असली सवाल ये है कि क्या उन 25,000 परिवार को उनका घर मिलेगा या नहीं। क्या वो कपल जिन्होंने 2011 में फ्लैट बुक किया था, क्या उनके बच्चे उस घर में बड़े होंगे या नहीं। क्या वो बुजुर्ग माँ बाप जिन्होंने बेटे के लिए अपने जिंदगी भर की कमाई झोंक दी, क्या वो अपने जीते जी उस घर में एक रात सो पाएंगे या नहीं। सवाल ये है, या ये सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा और अदालत में मनोज गौर जो कि 75 साल के हैं, उनके लॉयर्स आर्ग्यू करेंगे कि जनाब इनका हेल्थ इशू है, एज बहुत ज्यादा है, बेल दे दीजिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है।
और उन्हें बेल मिल जाएगी और ये मामला ऐसे ही लटकता रह जाएगा। लोग अपने घरों का इंतजार करते रहेंगे। तो क्या कुछ होगा आने वाले वक्त में पता चलेगा। अगर आप उस 25,000 परिवार में से कोई एक हैं तो आपकी क्या कहानी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग आज भी वेट कर रहे होंगे, क्योंकि किसी एक की बात नहीं, अगर सबकी बात मिला ली जाए तो 33,000 करोड़ का सवाल है और ये 25,000 लोग जब आप चाहते हैं। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये चल रही है। एंड द क्वेश्चन इज, इस बार सिस्टम जीतेगा या सिस्टम फिर से हार जाएगा। सब कुछ पता चलेगा आने वाले वक्त में और हम सब की नज़र उस पर है। आप जो भी सोचते हैं वो कमेंट में लिखिए। इससे जुड़े हैं तो अपनी कहानी लिखिए। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो उसकी भी कहानी लिखिए और कॉल आउट करना शुरू कीजिए प्रॉब्लम को, तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.